हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है र्यून और डायरेक्टर की बातचीत से। डायरेक्टर र्यून से कहती है कि मुझे तुमसे नए सुसाइड रिस्क केस की बात करनी है। डायरेक्टर बताती है कि इस आदमी की कल डेथ होने वाली है और ये सुसाइड करने की सोच रहा है। तुम्हें इसे सुसाइड करने से रोकने के लिए अभी जाना होगा। र्यून जुनवुंग और लिम को ये सब बताती है और चलने के लिए कहती है। वो तैयार होकर उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन घर खाली पड़ा होता है। र्यून कहती है कि जो सामान बिखरा हुआ है उसे ठीक ढंग से लगा दो। सफाई से इंसान की मेंटल स्टेट पर पॉजिटिव असर होता है। र्यून कहती है कि हमें सफाई करने के लिए कुछ सामान लाना होगा। जुनवुंग सामान लाने के लिए जाता है। जब वो शॉप से निकलता है तो उसे वही आदमी ली यंग चुन मिल जाता है। वो कबाड़ी का सामान ले रहा होता है और जुनवुंग उसकी हेल्प करने लगता है। वो दोनों बातें करते हुए जाते हैं। जुनवुंग कहता है कि ये एरिया बहुत खाली खाली सा है। ली यंग बोलते हैं कि पहले यहाँ बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन सब अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चले गए। जुनवुंग पूछता है तो आप क्यों नहीं गए? ली यंग जवाब देते हैं कि मुझे बहुत कम पैसे ऑफर हुए थे। उन पैसों से दूसरी जगह घर लेना मुश्किल था, और दूसरा रीजन ये भी था कि मेरी सारी लाइफ इसी जगह गुजरी है और इस उम्र में यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। इतने में सामने से एक ग्रुप आता है जो ली यंग को घर बेचने के लिए धमकाता है। वो जुनवुंग से कहते हैं कि अपने दादा को समझाओ कि ये घर बेच दे, यही इनके लिए अच्छा होगा। जुनवुंग को गुस्सा आने लगता है तो ली यंग उसे रोक लेते हैं और उसके हाथ पकड़ लेते हैं। वो ली यंग को सुनाते रहते हैं। इसके बाद वो आदमी ली यंग का सामान उठाकर फेंकने लगता है और जुनवुंग का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। वो अपने हाथ छुड़ाता है और उस आदमी को मुक्का मारता है। इसके बाद वो सीधा ली यंग के घर पहुंचते हैं, जहां लिम और र्यून जुनवुंग का वेट कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो पिट कर आया है। वो दोनों कहते हैं कि क्या तुम पिट कर आए हो? तो ली यंग बोलते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ। इसने मेरी मदद करने की कोशिश की, जिस वजह से ये लड़ाई हुई। वो पूछता है कि आप दोनों कौन हो? तो लिम जवाब देता है कि हम ग्रिम रीपर्स हैं। ये सुनकर ली यंग थोड़ा घबरा जाते हैं। लिम बताता है कि आप कल मरने वाले हो। वो घबरा जाते हैं और उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं। फिर र्यून और ली यंग घर के अंदर आ जाते हैं और बात करते हैं। र्यून बताती है कि हम आपको बचाने आए हैं। ये सुनकर ली यंग चौंक जाता है तो र्यून जवाब देती है कि आप आज सुसाइड करने वाले थे, हम वो ही रोकने आए हैं। अब आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं जाना होगा या कुछ चाहिए हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ली यंग बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त की डेड बॉडी मिली थी। वो इतनी लेट मिली थी कि उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। मैं भी ऐसी मौत नहीं मरना चाहता था जिसमें लोगों को मेरी डेड बॉडी सड़ने के बाद मिले, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता था। मैं किसी पब्लिक प्लेस पर सुसाइड करता ताकि लोगों को मेरी डेड बॉडी मिल जाए। ली यंग बोलता है कि अगर आज मेरा लास्ट डे है तो मैं अपना काम ही करना चाहूंगा। मैं लास्ट बार कबाड़ इकट्ठा कर बेच कर आऊंगा। र्यून कहती है कि हम भी आपके साथ चलेंगे और वो चारों काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कागज मिलते हैं, लेकिन उन्हें कोई गाड़ी वाला उठा ले जाता है। जुनवुंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। तभी ली यंग को कबाड़ मिल जाता है और वो सामान इकट्ठा करने लगता है। वो तीनों भी उसकी मदद करते हैं और कबाड़ को इकट्ठा कर लेते हैं। वो कबाड़ी वाले के पास पहुंचते हैं और सामान देते हैं। कबाड़ी वाला ली यंग को थोड़े कम पैसे देता है तो जुनवुंग और र्यून उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन ली यंग दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं। वो पैसे लेने से भी मना करते हैं और अपनी जमा पूंजी कबाड़ी वाले को दे देते हैं। वो कहते हैं कि इन पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना। इस बात से कबाड़ी वाला थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैं किसी दिन आपको डिनर पर बुलाऊंगा, हम साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर सब थोड़ा दुखी हो जाते हैं और वहां से चल देते हैं। इसके बाद वो सनसेट देखते हैं। ली यंग बोलते हैं कि आज सनसेट रोज से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मेरी ज़िंदगी में इतना अकेलापन होगा तो मैं कभी वो डिसीज़न नहीं लेता। लिम कहता है, क्या आप कोरियन वॉर में जाने की बात कर रहे हैं? तो ली यंग हाँ में जवाब देते हैं। फिर ली यंग अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। ये 1950 की बात होती है और कोरिया में वॉर चल रही होती है। ली यंग अपनी मर्जी से देश के लिए लड़ने जाता है। वो बताता है कि जंग में लोग मरते जा रहे थे, जिस वजह से उसकी किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं हुई, लेकिन बाद में दोंग चिल
नाम के लड़के से उसकी अटैचमेंट हो गई थी। एक दिन वो बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे, उसी वक्त उन पर हवाई हमला हुआ और उस हमले में दोंगचिल चोटिल हो गया। मैं उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसे इतनी चोट लगी थी कि उसकी टांगों को काटना पड़ा, जिस बात से वो मुझसे नफरत करने लगा। उसने कहा, तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, कम से कम मेरी ये हालत तो नहीं होती। उसके बाद मैं वहां से चला गया। इतना वॉर भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं घर पहुंचा और मेरी मोम की डेथ हो चुकी थी और हमारा गांव बर्बाद हो चुका था और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। लियंग बोलता है कि इन बातों को इतने साल हो गए लेकिन आज भी नई सी लगती हैं। इसके बाद लियंग बोलता है कि मैं मरने से पहले एक लास्ट ड्रिंक लेना चाहूंगा। वो सब ड्रिंक करते हैं और बात करते हैं। जुनूंग पूछता है वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ, तो लियंग बताता है, उसके बाद मैं जहाँ भी काम करने लगा मुझे वॉर में हुए हादसे याद आते थे। मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की और कागज उठाने का काम करने लगा। वॉर में जाने के डिसीजन ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद लियंग कहता है, मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। र्यून भी उसके पीछे जाती है। तभी जुनूंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। इधर लियंग अकेले में जाकर बैठ जाता है और र्यून भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। र्यून पूछती है, आप यहाँ अकेले में आकर क्यों बैठ गए, तो लियंग जवाब देता है कि मैं जुनूंग की जवानी देखकर जल गया था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं भी इस वक्त में पैदा हुआ होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया, कोई अचीवमेंट नहीं हासिल की, मेरी सारी जिंदगी बेकार थी। ये सुनकर र्यून कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी मीनिंगलेस थी, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो अपने मैजिकल पावर यूज करती है और लियंग को किसी ऊंची जगह से सोल दिखाती है। लियंग सोल को ऐसा देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि दुनिया इतनी बदल गई है और मुझे पता तक नहीं चला। सोल बहुत खूबसूरत लग रहा है। र्यून कहती है कि सोल आज इतना आगे बढ़ गया है, उसकी वजह आप है। अगर आप कोरिया के लिए नहीं लड़े होते तो कोरिया फ्री नहीं होता और ना ही इतनी तरक्की करता। ये लोग आजादी से जी रहे हैं, इसकी वजह आप हैं। लियंग ये सब सुनकर खुश हो जाता है और रोने लगता है। वो र्यून को थैंक यू बोलता है, तो र्यून कहती है, इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने बोला है वो सच है। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, तो रास्ते में उन्हें जुनूंग दिखता है, जो भागते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। वो खुशी से चिल्लाते हुए आता है। वो कहता है कि मुझे दोंगचिल मिल गया। वो उन्हें बताता है कि मैंने सोशल मीडिया पर आपकी फोटो डाली थी और उस पर दोंगचिल के ग्रैंडसन का रिप्लाई आया है। दोंगचिल बुसान में रह रहा है और खुशी से जी रहा है। उसने कमेंट में बताया कि आपकी बातों की वजह से उसे जीने की हिम्मत मिली थी। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दोंगचिल जब हॉस्पिटल में लियंग को डांट लगाता है और अपनी ऐसी हालत का जिम्मेदार बताता है, तो लियंग गुस्से में रिप्लाई देता है कि मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदा देखना चाहेगी। जब तुम घर से निकले होगे तो उनकी यही इच्छा होगी कि तुम जिंदा घर पहुंचो। तुम्हें उनके लिए जीना होगा। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जुनूंग बताता है कि लोग आपकी फोटो पर बहुत प्यार दे रहे हैं, वो आपको शुक्रिया कर रहे हैं। ये सुनकर लियंग बोलता है, मैं कोई इनाम नहीं चाहता था, मैं बस यही चाहता था कि लोग मेरे काम को पहचाने, इसलिए मैं टोपी पहनकर घूमता हूँ। लियंग खुश होकर बोलता है, ये सब तुम्हारी मदद की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसके बाद र्यून कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। वो वहाँ से चली जाती है और पार्क से मिलने आती है। वो पार्क से कहती है, मैं तुम्हारा एक फेवर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लियंग की आत्मा को तुम खुद लेकर आओ, वो इस रिस्पेक्ट के लायक हैं। पार्क कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। र्यून डायरेक्टर के पास जाती है और यही बात कहती है। डायरेक्टर जवाब देती है, ये क्या चल रहा है, थोड़ी देर पहले पार्क आया था और यही बात कह रहा था। ग्रिम रीपर्स ये डिसाइड नहीं करते कि किसे कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो र्यून को डांट लगाकर भेज देती है। इधर उन्हीं गुंडों का ग्रुप आता है और लियंग को परेशान करने लगता है और उसे धक्का दे देता है। लिम उनसे लड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां र्यून पहुंच जाती है। र्यून उन्हें अंदर जाने के लिए बोलती है। वो अंदर जाते हैं और र्यून उन गुंडों की बैंड बजा देती है। धक्का लगने से लियंग की तबीयत खराब हो जाती है। जुनूंग एम्बुलेंस के लिए फोन करने लगता है, तो लिम उसे रोक देता है। वो कहता है कि ली का टाइम पूरा हो चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो घर से बाहर आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या हम ली के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो र्यून जवाब देती है कि नहीं, अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जुनूंग कहता है, मैं ली की ये हालत नहीं देख सकता, मैं उनसे दूर ही रहूंगा। तो र्यून जवाब देती है, तुम्हें खुद को हिम्मत देनी चाहिए और अंदर आ जाना चाहिए। ये कहते ही वो अंदर चली जाती है। तभी वहां पार्क आ जाता है। जुनूंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। पार्क ली से मिलता है और कहता है, मैंने आपको वॉर के टाइम देखा था,
आप बड़ी हिम्मत से अपने देश के लिए लड़ रहे थे। आपके सम्मान के लिए मैंने सारे ग्रिम रीपर्स को बुलाया है। हम सब आपको लेकर जाएंगे। तभी वहाँ बहुत सारे ग्रिम रीपर्स आ जाते हैं। जुनूंग उन्हें देखकर चौंक जाता है तो पार्क की जूनियर बताती है ये स्पेशल केस है जिसे डायरेक्टर ने परमिशन दी है। तभी वहाँ डायरेक्टर भी आ जाती है और ली यंग से मिलने जाती है। वो ली यंग का शुक्रिया करती है। डायरेक्टर कहती है आप इस देश के लिए लड़े, आप हीरो हैं। कुछ देर में ली यंग की डेथ हो जाती है। ली यंग की आत्मा सबको शुक्रिया अदा करती है। ली कहता है सारी उम्र अपने डिसीजन पर अफसोस करता रहा, लेकिन आज मैं सम्मान से कह सकता हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। मैं अपने देश के लिए लड़ा, मुझे इस बात पर गर्व है। वो र्यून की टीम का थैंक यू करते हैं और जुनूंग से गले मिलते हैं। जुनूंग रोता है और आखिर में उन्हें सलामी देता है। डायरेक्टर सब ग्रिम रिपर्स को 2 मिनट का साइलेंस रखने के लिए कहती है। सब ली यंग को सम्मान देते हैं और बाद में साथ लेकर चलते हैं। डायरेक्टर जुनूंग से मिलती है और पूछती है क्या तुम अब भी हमारे काम करने के तरीके से नाराज हो। जुनूंग कहता है कि अगर आप अपनी पावर से लोगों की मदद कर सकती हैं तो क्यों नहीं करती। डायरेक्टर कहती है कि हमारा काम सिर्फ लाइफ और डेथ के बीच है, उनकी जिंदगी में हम कोई दखल नहीं दे सकते, पर तुम्हारी टीम ये अच्छा काम कर सकती है। तुम दर्द में रह रहे लोगों की मदद कर सकते हो। जुनून कहता है मुझे भी र्यून की तरह पावर दो ताकि मैं सही से लोगों की मदद कर सकूं। तो डायरेक्टर मना कर देती है और वहां से चली जाती है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।